शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो आर्टिकल 7.9 है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जी। आर्टिकल का नाम हमारा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली हमारे पास रिलेशन बताता है, जो पिछले आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमें रिलेशन बताता है, और ये बताता है कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करें तो किस लिमिट तक उसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि उसमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकती है। तो हमें ये पता है कि डीफॉर्मेशन लेंथ में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है, शेप में हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी रबर बैंड की, कि अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो सकती है। उसकी जो है, अगर कोई एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऐसा स्ट्रिंग जिस तरह पिंग पोंग बॉल होता है ना हमारे पास, उसके साथ कोई आप लगाते हो एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लगा देते हैं, रबर बैंड का जिस तरह मटेरियल होता है वो भी स्ट्रेच कर सकता है, उसमें इलोंगेशन लेंथ के अक्रॉस प्रोड्यूस हो सकती है। ऑब्वियसली अगर आप फिर स्ट्रेच लगाते हो तो सपोज कर लें आपके पास एक TCS का बॉक्स है, आपने वो एक सॉलिड बॉक्स है और आपने उसको ऊपर फोर्स लगाई है, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई किया उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, तो हो सकता है उसकी शेप भी चेंज हो जाए। मतलब वो जो क्यूबिकल शेप का बॉक्स है, हो सकता है वो चेंज हो जाए उसकी फॉर्मेशन। तो ये लेंथ, वॉल्यूम, शेप, तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो सकती हैं स्ट्रेस लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। लिक्विड सॉलिड गैसेस की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें तो हमारे पास जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस में वो उसकी ये चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं, उसमें चेंज प्रोड्यूस हो सकती है, उसकी लेंथ में, उसकी वॉल्यूम में और शेप में। मैं दोबारा लिख देता हूँ, कल हमने वैसे ये लिख लिया था। लेंथ, शेप और वॉल्यूम, तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये हमारे पास। अगर इस पर क्या अप्लाई की जाए, स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया अगर अप्लाई किया जाए किसी भी मटेरियल के ऊपर। अब हुक्स लॉ है क्या? हुक्स लॉ बेसिकली हमें बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली इसकी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो इलोंगेशन यानी कि चेंज ऑफ लेंथ ज़्यादा होगी, या शेप में चेंज ज़्यादा चांसेस आने के, वॉल्यूम में ज़्यादा चांसेस हैं चेंज आने के। तो स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जितनी लार्ज होगी उतना स्ट्रेन भी लार्ज होगा, यानी कि ये डायरेक्टली आपस में रिलेटेड हैं। यानी कि एक चीज़ बढ़ाने से सेम प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ती है। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन में जब आप इस वाले प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो आपको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो कांस्टेंट है, और साथ हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे स्ट्रेन है, तो कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन हमने यहाँ पे क्या किया है, लिख दिया है। तो हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की जो हमारे पास रेशो आने वाली है वो भी क्या आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है हमारे पास। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ेगी उसी अमाउंट में स्ट्रेन बढ़ेगी, मतलब इसकी रेशो हमेशा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की वो कांस्टेंट रहेगी। देखें ना कि आपके पास अगर ये रेशो की बात की जाए, अगर स्ट्रेस की नंबर ऑफ टाइम्स आपने बढ़ाई है, सपोज 5 टाइम्स बढ़ा दी, और अगर स्ट्रेन भी 5 टाइम्स बढ़ेगी तो 5/5 का आंसर क्या रहेगा? फिर कांस्टेंट 1 ही रहेगा हमेशा। अगर आपने 10 टाइम बाय 10 टाइम बढ़ा दी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन चूंकि आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ अगर 10 टाइम बढ़ी है दूसरी भी 10 टाइम बढ़ेगी, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये वाला फैक्टर राइट साइड वाला ये 1 ही रहना है। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बताया है। अब हुक्स लॉ कहाँ कहाँ वैलिड है? ये हुक्स लॉ है बेसिकली जो हमने बात की है ना, कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तमाम तरह की डिफॉर्मेशंस जो प्रोड्यूस होती हैं मैटर में, ऑल टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशंस, डिफॉर्मेशन इन मैटर जो है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तमाम तरह की मैटर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ एक, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, बल्कि ये एक लिमिट तक, जिसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, वहाँ तक स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि अब यहाँ पे एक लिमिट तक ये चीज़ पॉसिबल है। देखिए ना, आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच करते हैं, मैंने पिकासो के स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी, आप उसको स्ट्रेच करते हैं फोर्स लगा के, कुछ देर बाद आप फोर्स रिमूव करते हैं, स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस आ जाता है। लेकिन
अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हो ना तो वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाता है, वो वापस अपनी जगह पे नहीं आता। इसका मतलब ये कि उसके बाद वो वापस नहीं आ रहा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है। तो इस तरह के बिहेवियर को बोलते क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो हमने जैसे कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन यानी कि हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में रिलेशन बताता है कि वो डायरेक्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन एक लिमिट तक पॉसिबल है। और वो लिमिट कब तक है? जब तक ऑब्जेक्ट अपनी शेप को या वॉल्यूम को या लेंथ को क्या कर ले, रीगेन कर ले, ये तब तक वैलिड होता है हुक्स लॉ। यानी कि इस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सो रिमेंबर दैट हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, यानी कि जब तक मटेरियल वापस अपनी लेंथ, वॉल्यूम या शेप को क्या करता है, रिमूव कर लेता है, रीगेन कर लेता है आफ्टर द फोर्स हैज़ बीन रिमूव्ड। यानी कि जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करें, इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि आपकी मटेरियल्स के ऊपर जिनमें फोर्स लगाई थी आपने, इफ़ यू रिमूव द फोर्स ऑब्जेक्ट्स रीगेन्स इट्स साइज, यानी कि शेप, लेंथ या वॉल्यूम। तो ये हमारे पास तब तक वैलिड रहता है। यानी कि अगर आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे और अगर ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस या फोर्स रिमूव करने से ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ऐसी लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, या दूसरे लफ्ज़ों में इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस पे अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो वो ऑब्जेक्ट फोर्स रिमूव होने के बाद खुद ब खुद अपने आप को वापस क्या करेगा, रिस्टोर करेगा ओरिजिनल स्टेट में। ठीक हो गया जी, इस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अब हुक्स लॉ को हम जब बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमने क्या लिख दिया कि ये इलास्टिक लिमिट में रिलेशन बताता है स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि भाई उसके बाद क्या होता है, क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले भी यहाँ पे। बहरहाल हो सकता है कि उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन ना हो, यानी कि एक चीज़ बढ़ाने से हो सकता है दूसरी चीज़ उसी प्रोपोर्शन में ना बढ़े। इलास्टिक लिमिट तक सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है। अगर आपने 2 टाइम्स स्ट्रेस बढ़ाई है तो स्ट्रेन भी 2 टाइम्स बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अगर हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करें, मतलब हुक्स लॉ को ग्राफिकली एनालाइज करें, तो हमारे पास ग्राफ इसका जो है वो 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान ही बनेगा। हुक्स लॉ में 2 ही चीज़ें ऑब्वियसली, एक हमारे पास जो है वो स्ट्रेन की वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। एक्सटेंशन का मतलब है इलोंगेशन, ठीक है जो इलोंगेशन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिएगा ज़रा प्लीज़, इलोंगेशन जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। और इसको हमने एक्स एक्सेस पर ड्रॉ कर लिया और फोर्स को हमने वाई एक्सेस पर ड्रॉ कर लिया। जब 2 चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो आपको पता है कि ग्राफ जो है वो फिर वो स्ट्रेट लाइन आता है, बिकॉज सेम प्रोपोर्शन में चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब तक वैलिड रहता है? जब तक इलास्टिक लिमिट होल्ड्स ट्रू। उसके बाद हमारे पास ग्राफ में इस तरह से बिहेवियर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ग्रीन कलर के 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन मैंने शो की हुई है, बल्कि ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये आपके पास हुक्स लॉ यहाँ वैलिड है। हुक्स लॉ होल्ड्स ट्रू। यहाँ पे कौन सी फिर लिमिट है? हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? इलास्टिक लिमिट तक। तो इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है हमारे पास? हुक्स लॉ वैलिड रहता है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ती है। तो आप दोबारा देख लीजिएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक्सटेंशन एक्स है। अब आपके पास एक सपोज कर लें स्प्रिंग है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा के एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है, तो आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ना। इसलिए फोर्स बढ़ रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स बढ़ाई तो एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने ग्राफ शो किया और आगे थोड़ा सा कर्व्ड ग्राफ शो कर दिया। ये नॉन इलास्टिक लिमिट है, या एक टाइम ऐसा आएगा फिर आखिर में जाके कि यहाँ पे उसने बुक में लिखा भी हुआ है कि ऑब्जेक्ट ब्रेक कर देगा। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप स्प्रिंग को एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाते हो वो परमानेंटली डीफॉर्म हो जाता है पहली बात, फिर वापस वो नहीं आता। मतलब एक स्प्रिंग को आप जब फोर्स लगा के डीफॉर्म करते हो तो एक लिमिट के बाद जाके वो वापस नहीं आएगा। आप मज़ीद फोर्स लगाओगे, एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि वो कुछ देर के बाद उसकी बॉन्डिंग जो है वो टूटने शुरू हो जाए एटम्स की, और अल्टीमेटली वो स्प्रिंग ब्रेक कर जाता है। तो उसको ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, या फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं उस केस में। तो ये हमारे पास कुछ बातें हैं हुक्स लॉ से रिलेटेड। अब इसके बाद हुक्स लॉ से रिलेटेड जो हमने बात की है, हम यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और वो है यंग्स मॉडुलस का।
यंग्स मॉडुलस हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए यंग मॉडुलस है क्या? ये बेसिकली रेशो है, रेशो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का वर्ड मैंने क्या यूज़ किया था कल, आपको याद होगा, ये लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा, ये लेंथ के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन चेंज किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या मतलब है कि अगर आप यंग्स मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं तो मैं उसको अब कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करूँगा। आप सिंपल स्ट्रेस को स्ट्रेन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी कि स्ट्रेन यहाँ पे कौन सी वाली है, ऑब्वियसली टेंसाइल है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिर क्या मतलब होता है इस बात का? इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे जब स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इंस्टेड ऑफ फोर्स वी कैन राइट इट्स फार्मूला, और चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल, ये हमने कल बात कही थी अगर आपको याद हो तो यहाँ से आपके पास जो है ये जनरल में बात कर रहा हूँ। अब उसने जो बुक में कहा है हम उसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर लेते हैं जी कुछ चीज़ों को। उसने कहा कि सपोज करें कि आपके पास एक लॉन्ग बार है, यानी कोई सा भी मेटल का बार है, किसी भी चीज़ का किसी मैटर से बना है, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी, कोई सा भी है, और उसकी जो इनिशियल लेंथ है यानी कि बिफोर अप्लाइंग द फोर्स वो एल नॉट है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ से। तो अब लॉन्ग बार जिसकी लेंथ एल नॉट, एरिया ए और एफ, और हमने क्या किया, हमने इसको किसी भी बार को, यानी कि सपोज कर लें अगर ये इस तरह की एक लॉन्ग बार है, इसको किसी वेट के साथ हैंग किया हुआ है, ठीक है, किसी हुक से ऑब्वियसली हैंग किया होगा कि वेट के साथ, इसकी वजह से फोर्स लग रही है इस केस में, ठीक है, और ये इसको स्ट्रेच कर देती है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ कोई मैस बांध दिया हमने डाउनवर्ड, तो जाहिर सी बात है ये इसको इलोंगेट करवा देगा इस तरह से। तो इस तरह से कोई भी ये एग्जाम्पल हो सकती है, बहरहाल कोई सी भी एग्जाम्पल आप ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने आपको वो एग्जांपल जो दिया ना, वो बच्चों का खिलौना होता था, पिंग पोंग बॉल होता था, साथ एक थ्रेड लगी होती थी एक्सटेंसिबल, वो भी आप कंसिडर करते हैं, वो जो आप हाथ को टच करता था फिर नीचे जाता था फिर ऊपर आता था, इस तरह के आपके पास बहुत सारे एग्जांपल। अब सपोज करें कि आपने जब स्ट्रेच कर दिया इसको, तो स्ट्रेच करने के बाद लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, तो हम उस स्ट्रेच्ड लेंथ को मेजर करेंगे, यानी कि टोटल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग वो हो जाएगी ये एल, यानी कि सपोज कर ले पहले बार की लेंथ थी एल नॉट यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आपने इसको एल नॉट कह दिया, अब आपने फोर्स लगाई, इलोंगेशन लगी इसके ऊपर, तो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, तो इस टोटल लेंथ को हमने क्या कह दिया, कैपिटल एल कह दिया। अब आपसे अगर कहा जाए कि चेंज ऑफ लेंथ कितनी है, तो जाहिर सी बात है ये जो रीजन है, इस रीजन में रेड कलर की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये दिस इज चेंज ऑफ लेंथ, इतनी लेंथ में चेंज आया है। तो ये चेंज कैसे फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल होगी यहाँ पे, तो हमने डेल्टा एल का मतलब चेंज ऑफ लेंथ कह दिया, स्ट्रेच्ड लेंथ यानी कि स्ट्रेच होने के बाद जो टोटल लेंथ है माइनस एल नॉट जो ओरिजिनल लेंथ थी, दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ लेंथ। इसका ख्याल आपने रखना है, इस तरह से हमने ये टर्म्स यूज़ करनी है। अब हुक्स लॉ के मुताबिक फिर जो हमारे पास रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, वो कांस्टेंट होती है। कैसे? हमने कहा था कि अभी स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, तो फिर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो है इसकी रेशो अगर फाइंड करेंगे और अगर ये कांस्टेंट आता है तो इस कांस्टेंट को अब हमने क्या नाम दे दिया है, यंग्स मॉडुलस का नाम दिया है। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड बेसिकली यंग्स मॉडुलस। तो अब हमारे पास फिर अगर हम बात करें तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, अब हम y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की बात कर रहे हैं जी। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज ऑफ लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसको हमने क्या कहा था, एल नॉट, शुरू में आपको याद हो। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या बन जाएगा, आप ज़रा गौर से देखिएगा, ये वाला जो ए है ये डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाके, और ये जो एल नॉट है चूँकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर एल नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा एल इस तरह से आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का एक फार्मूला आ गया है। अब यंग्स मॉडुलस का फार्मूला जो है इससे हम इसके यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में रिलेशन जो बताता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है, वो असल में कांस्टेंट रेशो किसके बराबर आती है, यंग्स मॉडुलस के बराबर y के बराबर आती है।
अब अगर हम यंग्स मॉडुलस के यूनिट्स की बात करें तो इसके वही यूनिट्स हैं जो स्ट्रेस के यूनिट्स हैं। कैसे? ये जो एल नॉट बाई डेल्टा एल है, या अगर हम ऊपर से देख लें डेल्टा एल बाई एल नॉट, स्ट्रेन के तो वैसे ही कोई यूनिट्स नहीं होते, यूनिट लेस क्वांटिटी है, बिकॉज मीटर और मीटर इसके कैंसिल हो जाएंगे ना, डेल्टा एल भी मीटर है और लेंथ एल नॉट भी मीटर है, तो फिर यूनिट बचेंगे किसके? फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि NM-2 उसको लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यंग्स मॉडुलस के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। और अब ये यंग्स मॉडुलस याद रखें, ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सपोज कर लें एल्यूमिनियम पे, या आप अप्लाई करते हैं किसी बोन पे यानी कि हड्डियों पे, या आप ब्रास पे जो आपको लेफ्ट साइड पर टेबल दिया हुआ है बुक में, कॉपर पे, तो उनकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगी। मतलब इसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई की जाए एल्यूमिनियम का मटेरियल के ऊपर, तो इसका आंसर सपोज 70 आता है, तो 70 का मतलब क्या है? 70 इंटू 10⁹ बेसिकली आता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू ये होगी। तो मटेरियल टू मटेरियल यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है। और ये याद रखें कि फिर हमारे पास जिसमें सबसे कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ना, जिसमें सबसे कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लार्जेस्ट होगी, ये बात याद रखनी है। जिसमें सबसे कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसमें, क्योंकि देखें ना यंग्स मॉडुलस का चेंज ऑफ लेंथ के साथ, देखें गौर से दोबारा फार्मूले को देखें, जरा चीज़ों को समझा करें इस तरह भी, FL0 A डेल्टा एल, ये देखें क्या रिलेशन है यहाँ पे, Y का और डेल्टा एल का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितनी कम चेंज ऑफ लेंथ उतना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, दूसरे लफ्ज़ों में उतनी ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होगी इसमें, जिसका यंग्स मॉडुलस लार्ज होगा, इसका मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए होगी उसमें ज़्यादा इलॉन्गेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो याद रखें कि हमारे पास फिर इस तरह यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है, यंग्स मॉडुलस बेसिकली हमारे पास जो है वो मटेरियल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि वो कितनी उसमें इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये था जी आपके पास चैप्टर नंबर 7, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में एक्सरसाइज शुरू करेंगे और फिर अपने आखिरी चैप्टर की तरफ रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो है उस पर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।